नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। जहां आज बीजेपी मुख्यालय में सभी मोर्चे के अध्यक्ष और प्रभारियों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक करने जा रहे हैं। शाम 4 बजे से राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक भी मुख्यालय में होगी। इसकी अध्यक्षता भी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ही करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार की नीतियों को कैसे आम लोगों तक पहुंचाया जाए, लोकसभा चुनाव में आगामी क्या कार्यक्रम किए जाए, उसकी रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा होगी। इस दौरान महीना भर चले इस महासंपर्क अभियान की क्या उपलब्धियां रही और कहां कमियां हुई, इसकी भी एक समीक्षा की जाएगी। तो देखिए, आज लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की एक अहम बैठक होने जा रही है, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और शाम 4 बजे बीजेपी मुख्यालय पर इस बैठक की शुरुआत होगी, जहां महासचिवों और सभी मोर्चों के अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो वही लगातार 1 महीने तक चले महासंकल्प अभियान के जरिए समीक्षा की जाएगी। क्या कुछ कमियां रही और क्या कुछ उपलब्धियां हासिल हुई, उसको लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही आगे किस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन होगा, उसकी एक रूपरेखा भी इस बैठक के जरिए तैयार की जाएगी। तो तमाम पदाधिकारियों के साथ इस सभी मोर्चे के अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करते हुए नजर आएंगे। तो महासचिवों के साथ तमाम जो पदाधिकारी हैं और जो अध्यक्ष है तमाम विभागों के, उनके साथ ये बैठक की जाएगी। आगामी चुनाव को लेकर उसकी रणनीति पर चर्चा होगी। सीधा रुख करते हैं विभांशु का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, लोकसभा चुनाव को लेकर हर एक पार्टी अब जोरों शोरों से चुनावी मैदान में एक्टिव हो चुकी है और साथ ही बैठकों का दौर जारी है। तो ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। क्या कुछ मुख्य बातें रहेंगी इस बैठक की? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर बीजेपी की कोर कमेटी की अहम बैठक होगी है। इस बैठक में अगर बात की जाए तो बीजेपी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठों को अध्यक्षों को बुलाया गया है, चाहे बात की जाए प्रकोष्ठ हो, चाहे बात की जाए महिला प्रकोष्ठ हो, चाहे बात की जाए तो युवा प्रकोष्ठ हो, हर एक कहीं ना कहीं मोर्चों की आज जो तमाम जिम्मेदारान हैं उनके साथ एक समीक्षा बैठक की जाएगी। इस बैठक का मेन उद्देश्य होगा मुस्कान कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत हासिल कराना। साथ ही आपको ठीक है, बता दें कि देखिए विभांशु, महासंपर्क अभियान को 1 महीने का समय पूरा हो चुका है बीते दिनों। ऐसे में महासंपर्क अभियान को लेकर भी चर्चा की जाएगी। क्या कुछ उपलब्धियां इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है इस महासंपर्क अभियान के जरिए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज की इस बड़ी बैठक में तमाम पदाधिकारियों के साथ खास करके जो अलग अलग राज्यों के प्रभारी हैं, जो अलग अलग मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ प्रभारी हैं, इन तमाम पदाधिकारियों के साथ बीजेपी के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं ना कहीं जो 1 मई से और 30 जून तक अभियान चला है भारतीय जनता पार्टी का, सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान, उसकी क्या उपलब्धियां रही हैं और आम जनता के बीच कैसा इस अभियान को लेकर रवैया रहा है, इसकी जानकारी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने पदाधिकारियों से लेंगे। साथ ही मुस्कान, आपको बता दें कि इसमें अगर देखा जाए तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हो या टिफिन पे चर्चा हो या बात करें तो पार्टी की तमाम बैठकें हो जो जनसंपर्क अभियान के दौरान की गई है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, पूरी बैठक की जायजा कहीं ना कहीं आज तमाम पदाधिकारी देते हुए नजर आएंगे। साथ ही आने वाले दिनों में जो बीजेपी के तमाम अभियान शुरू होने वाले हो, चाहे बात की जाए यूसीसी को लेकर डोर टू डोर अपने पन्ने बांटना उसके फायदे की, चाहे बात की जाए 9 साल की उपलब्धियों को लेकर जो बीजेपी के तमाम पदाधिकारी आने वाले दिनों में जो जन जन तक जाकर 9 साल के जो तमाम कार्य है, कीर्तिमान है, उसको बताने का कार्य करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए विभांशु, 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत देश भर के हर एक जिलों में, हर एक प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 9 साल की उपलब्धियों को बताया जा रहा है। लेकिन विभांशु, इस बीच यूसीसी का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसको भुनाने की लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। इस बैठक में यूसीसी के रूपरेखा पर भी विभांशु चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी
जुलाई के पहले सप्ताह यानी कि इसी सप्ताह में एक अभियान की शुभारंभ करेगी, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यानी कि समान नागरिक संहिता को लेकर आम जनता के बीच जाएगी, डोर टू डोर कैंपेन करेगी। इस विषय को भी लेकर चर्चा की जा सकती है, इस अभियान को भी लेकर चर्चा की जाती है, क्योंकि इसमें मूल रूप से देखा जाए तो पर्चे के माध्यम से यूसीसी के फायदे भारतीय जनता पार्टी के नेता जन जन तक जाकर, घर घर जाकर गिनाते हुए नजर आएंगे। तो कैसे इस कार्यक्रम को, कैसे इस अभियान को जमीन पर उतारना है, सफल बनाना है, इसको लेकर बीजेपी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी चर्चा करेंगे। और आने वाले दिनों में 24 चुनाव को लेकर यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो तमाम बैठकें होनी है प्रदेश के अलग अलग कोने में, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव से पहले 4 राज्यों में लगभग है, इसको अपने पाले में करने के लिए बीजेपी एक मास्टर प्लान बनाएगी। और बैठक अगर बात की जाए तो आज 3 खंडों में बैठक है, 4 बजे ये प्रभारियों की बैठक होगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद दीपांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान आज से शुरू हो रहा है, जो 31 जुलाई तक चलाया जाएगा, यानी कि 1 महीने तक यह अभियान चलेगा। इसके अलावा 17 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। संचारी अभियान में जागरूकता और बचाव के कार्यक्रम के साथ ही साफ सफाई, जलभराव निस्तारण जैसे कार्य किए जाएंगे। दस्तक अभियान के जरिए प्रशिक्षित आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर संचारी रोगों से बचाव और उपचार के बारे में जानकारी देंगे। इस दौरान संभावित क्षय, कुष्ठ, फाइलेरिया और बुखार के मरीजों की भी जानकारी मिलेगी। तो आज से पूरे प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत होगी, जो कि 31 जुलाई तक चलेगा। तो आज से 31 जुलाई तक इस अभियान की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस अभियान की शुरुआत होगी, जहां संचारी रोगों के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। साफ सफाई को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जाएगा कि वो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बरसात के मौसम में अमूमन जलभराव की समस्या से लोग परेशान हो जाते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो उन्हें बीमारियों पर कहीं ना कहीं काबू पाने के लिए इस अभियान की शुरुआत हो रही है, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हो रही है। तो देखिए, आज से 31 जुलाई तक ये अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत आज से पूरे प्रदेश में हो रही है, जहां प्रशिक्षित आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगी, लोगों को साफ सफाई रखने के निर्देश देंगे। वही जलभराव निस्तारण जैसे कार्य भी इस दौरान किए जाएंगे। तो जागरूकता और बचाव के कार्यक्रम के साथ साथ सफाई भी की जाएगी। तो संचारी अभियान में जागरूकता और बचाव के कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। साफ सफाई, जल भराव निस्तारण जैसे कार्य भी किए जाएंगे। दस्तक अभियान के जरिए प्रशिक्षित आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो लोगों के घर घर जाएंगे। तो वही 17 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान भी चलाया जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु फोन लाइन पर सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, आज से 31 जुलाई तक संचारी रोगों के खिलाफ एक अभियान चलाया जाएगा, तो वही 17 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। दोनों अभियानों में अंतर क्या होगा विभांशु? जी, साफ तौर से देखा जाए तो इन दोनों अभियान से पानी से फैलने वाली तमाम बीमारियों के रोकथाम को लेकर जागरूकता है। अगर बात की जाए तो आज से कहीं ना कहीं संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम का अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा डिजिटल तरीके से इसका शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही इसके अगर बात की जाए तो इस अभियान के तहत डेंगू हो, इंसेफेलाइटिस हो और पानी जमा होने से जो तमाम बीमारियां होती हैं उसको लेकर लोगों को जागरूक करना है। वहीं अगर बात की जाए तो आने वाले दिनों में यानी कि 17 से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। तो दस्तक अभियान से साफ है कि घर घर तमाम जो
हेल्थ वर्कर्स होंगे, जो कहीं ना कहीं एनजीओ उनके साथ में टाई अप किए होंगे हेल्थ विभाग की तरफ से, यानी कि स्वास्थ्य महकमे की तरफ से, वो घर घर जाकर और लोगों को कूलर में पानी इकट्ठा करने से लेकर, टायरों में पानी एकत्रित से लेकर, ऐसे जो आम चीजें जानकारियां होती है वो इस अभियान में दिया जाएगा। संचारी अभियान में साफ तौर से जागरूकता को लेकर पूरी जानकारी एनजीओ एवं तमाम संगठनों की तरफ से दिया जाएगा। खास तौर से जो रिहायशी इलाके हैं, जहां भीड़ रहती है, जहां कम क्षेत्रफल में ज्यादा लोग रहते हैं, वहां कहीं ना कहीं ऐसी संचारी रोग पनपते हैं, तो इसके रोकथाम को लेकर जो तमाम एनजीओ होंगे वो पूरे वेल ट्रेन तरीके से लोगों के बीच जाएंगे। ठीक है विभांशु, देखिए लोगों को तो जागरूक किया जाएगा, लेकिन जो प्रशासन के स्तर से काम किया जाना चाहिए जलभराव को लेकर, आखिर वो क्यों नहीं जमीनी स्तर पर होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो प्रदेश के 17 नगर निगम में से 17 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ को ही ले ले, लखनऊ में एक लंबे अरसे से बीजेपी की यहाँ पर मेयर रहते हुए आए हैं। और बात करें तो लखनऊ राजधानी के अंदर भी कहीं ना कहीं जल जमाव की समस्या देखने को मिलता है। आज अगर बात की जाए तो आज इको ग्रीन कंपनी को, जो लखनऊ की साफ सफाई एवं ड्रेनेज का काम देखिए, उस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आज यहाँ आला अधिकारियों के द्वारा उस कंपनी को यहाँ से हटाया गया है, ब्लैक लिस्टेड किया गया है और दावा किया गया है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जल जमाव की समस्या दुरुस्त होगी। मगर मुस्कान, अगर बात की जाए तो जल जमाव को लेकर अगर देखें जिससे बीमारियां पनपती है, तो आखिर जब बरसात आ जाती है तो ऐसी कार्रवाइयां क्यों नहीं की जाती है? बरसात से पहले जो तमाम नगर निगम है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, वहां पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, मगर बरसात के पहले सब सुस्त रहते हैं, जिसकी वजह है कि आज प्रदेश के अलग अलग कोनों में जल जमाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए विभांशु, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास मंत्री ए के शर्मा को निर्देश भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी लखनऊ की ज्यादातर सड़कों पर जलभराव होता है। ऐसे में प्रदेश के बाकी जनपदों का हाल क्या होगा विभांशु? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो प्राइम टीवी टीम लगातार प्रदेश भर के अलग अलग कोनों से तमाम समस्याओं को दिखाती रहती है। मुस्कान, उसी क्रम में अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कहीं ना कहीं जल जमाव की समस्या तो देखने को मिल ही रही है, जैसा कि खबरें आ रही है। बात करें तो राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल को से मुख्यमंत्री आवास को जोड़ने वाली सड़क कहीं ना कहीं बेहतर ड्रेनेज की वजह से न होने की वजह से जल जमाव देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ के कठौता झील पर भी कहीं ना कहीं पूरा जलमग्न हो चुका है। आधे घंटे की ही बारिश में सड़कों पर पानी दिखने लग रहा है। इसका साफ कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो नगर निगम की बड़ी लापरवाही है कि बरसात के पहले जो तमाम समस्याएं हैं, नालियां चौक है, उसको दुरुस्त नहीं की जा रही, जिसकी वजह से पानी इकट्ठा होगा। और मुख्यमंत्री आज अभियान की शुभारंभ कर रहे हैं, मगर इन कार्यों से कहीं ना कहीं इन अभियान पर सवालिया निशान भी खड़ा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने विभांशु कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की हिला हवाले के चक्कर में जो भी सरकार की तरफ से अभियान चलाए जाते हैं उनका पलीता लगता हुआ अक्सर देखा जाता है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सपा नेता आजम खान से संबंधित हेट स्पीच मामले में अभियोजन पक्ष की फाइनल बहस पूरी हो गई है। फाइनल बहस के बाद बचाव पक्ष आज जिरह करेगा। वहीं आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि थाना शहजाद नगर में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज और मुकदमे में आजम खान अभियुक्त है। मामला 2019 लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान भड़काऊ भाषण देने का है और शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिया था, जिस पर आज फैसला आने की उम्मीद है। तो आजम खान के खिलाफ आज सुनवाई होनी है और सभी पक्षों की जो दलीलें हैं वो सुनी जा चुकी है और आज ये माना जा रहा है, लगभग तय कहा जा रहा है कि आज हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट आजम खान को आज अपनी जो है सजा सुना सकती है, या यूं कहे कि फैसला आज सुनाया जा सकता है। तो सीधा रुख करते हैं सागर का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए सागर, दलीलें पूरी हो चुकी है, पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को सुना जा चुका है। अब आज फैसले की घड़ी है। कितने बजे तक इस मामले पर फैसला आ सकता है और क्या उस दौरान आजम खान कोर्ट में मौजूद रहेंगे? सागर मुस्कान, देखिए इस पूरे मामले को लेकर चर्चा है तो काफी कर रही थी, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव था तो इसमें आजम खान ने जो है आजम खान लगातार टिप्पणी का रूप बने हुए थे और उसके कई मामलों में उनको सुनवाई की गई। उसके बाद जो है लगातार दोषियों का दौर चल रहा था, तारीखों का दौर चल रहा था। आज फिलहाल
आज फाइनल बहस हो चुकी है और मुझे लगता है कि शायद दोपहर से 3 बजे के बाद ये फैसला आना संभव हो सकता है कि क्या कुछ कोर्ट एमपी-एमएलए को विरोध करता है और क्या कुछ आजम खान के खिलाफ क्या लोकसभा का ऐलान करता है या फिर जुर्माने का ऐलान करता है। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, एक पूर्व विधायक रहते हुए आजम खान ने इस दौरान एक चीज की थी, तो कहीं ना कहीं मामला जाहिर सी बात है राजनीतिक तौर पे तो बनता ही बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आजम खान एक सपा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत कद्दावर नेता भी रहे अपने समय में, अपने दौर में। हाँ, अगर उस तरह से वो चीज का दौर इस चीज से अगर वो आरोपी तय होते हैं तो जैसे समाजवादी पार्टी को भी लेकर उनके भी बहुत बड़ा घाटा साबित हो सकता है। क्योंकि देखिए एक कद्दावर नेता, एक सांसद हो गए, एक विधायक हो गए, तमाम ऐसे आजम खाते जो लगे हैं आरोप, उन पर भी ये अगर आरोप तय होते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए समाजवादी पार्टी के भी बहुत बड़ा ये घाटा साबित हो सकता है। या फिर कहीं ना कहीं देखिए अगर मान के चलिए तो आज के दौर में अगर आज तक फैसला आता है या कोर्ट अगर फैसला सुनाती है पूरे मामले को लेकर, तो मुझे लगता है कि साथ सपा के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। जी देखिए, लेकिन सागर आज कहा जा रहा है कि आज आजम खान के भविष्य का फैसला हो जाएगा, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है। ऐसे में आज का फैसला कितना अहम हो जाता है आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी के लिए। जी बिल्कुल मुस्कान, जाहिर सी बात है आजम खान एक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर समाजवादी पार्टी को लेकर या फिर आजम खान को लेकर कुछ ऐसा फैसले आते हैं जिससे वो चुनाव न लड़ पाए आगे, क्योंकि अगले साल ही लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में उनकी जो भूमिका है काफी अहम मानी जा रही है समाजवादी पार्टी को लेकर। अगर वो चुनाव नहीं लड़ पाते या फिर उनके ऊपर या फिर ऐसे कोई आरोप लगते हैं या फिर ऐसा कुछ आरोप सिद्ध होता है तो शायद ये मान चलिए कि सपा के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान साबित हो सकता है। क्योंकि एक बहुत सत्तावर नेता है, मुलायम सिंह के साथ भी रहे हैं, लाल सिंह यादव के साथ भी रहे हैं, उन्होंने कई उपलब्धियां भी हासिल की है, कई लोगों से वो कई उनके जो वोट बैंक है वो भी काफी एक लंबा चौड़ा वोट बैंक का कैरियर है। तो मुझे लगता है कि शायद अगर ये फैसला अगर आजम खान विरुद्ध आता है तो शायद सपा के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। बिल्कुल सही कहा आपने सागर। देखिए, आज जो पूरे प्रदेश की निगाह है वो इस फैसले पर टिकी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फैसला आजम खान के भविष्य को भी तय करेगा। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, फिल्म आदिपुरुष की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फिल्म को लेकर अब सख्त रवैया अपनाया है। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अब विवादित फिल्म आदिपुरुष के निर्देशक ओम राउत, निर्माता भूषण कुमार, संवाद लेखक मनोज मुंतशिर उर्फ मनोज शुक्ला को तलब कर लिया है। इन सभी को कोर्ट ने 27 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को फिल्म पर अपना विचार पेश करने के लिए एक समिति के गठन का भी निर्देश दिया है। तो देखिए, लगातार आदि पुरुष को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आदि पुरुष पर अब हाईकोर्ट ने भी सख्त रवैया अपनाया है। बीते सुनवाई के दौरान भी हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि आखिर फिल्म मेकर्स ऐसे फिल्म बनाते ही क्यों है जो लोगों की धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ करने वाली होती है, जो लोगों की भावनाओं को आहत करती है। तो वही अब इस फिल्म को लेकर विवाद जारी है और साथ ही अब कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को फिल्म पर अपना विचार पेश करने के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दिया है। तो रुक करते हैं सुहानी का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। देखिए सुहानी, आदि पुरुष लगातार विवादों में है। रिलीज होने से पहले ही जब से इसका ट्रेलर आया था तभी से विवादों में रही थी और अभी भी फिलहाल ये बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। तकरीबन 12 दिन से ज्यादा बीत चुका है, उसके बावजूद भी विवाद है। इस दौरान हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि आखिर ऐसे फिल्में बनाई ही क्यों जाती है। बता दें कि जब से आदि पुरुष जो फिल्म है वो ट्रेलर से लेकर जब बड़े पर्दे पर रिलीज हुआ तभी से विवादों में घिरा हुआ है और इससे विवाद होने का साथ था उनके जो कैरेक्टर है उसके जो उनके संवाद है उनसे लेकर पूरी तरह से विवादों में घिर गया और अभी तक ये विवादों में घिरा हुआ है। वही आपको बता दें कि इस पे कुलदीप तिवारी जो है याचिका दाखिल की है हाईकोर्ट में और ये हाईकोर्ट में 3 दिन से लगातार जो कार्रवाई इस पे सुनवाई हो रही थी इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हम का कहना है कि जो वकील जो अपना बता रहे हैं तो उससे हम कोई भी उसे मान नहीं सकते हैं। जो भी तब्दील की है उसे हम नहीं मान सकते हैं। उसके साथ उनका ये कहना है कि जो निर्माता, निर्देशक और जो इनके लेखक है वो आकर स्पष्टीकरण करे कि क्या उन्होंने जो फिल्म बनाई है वो सही है, क्या हमारे धर्म के अनुसार है, क्या उसके जो भगवान राम के चरित्र है उससे अनुसार नहीं हुआ है।
इनका साफ करके कहना है कि हम वकीलों की जो बात है उससे हम पूरी तरह से सहमत नहीं है, उन्हें आकर एक स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। वही बात करें मुस्कान, तो उनका साफ भी कहना है कि केंद्र सरकार के जो सूचना मंत्रालय है वो एक कमेटी गठन करे और कमेटी गठन करके हमें 15 दिन के अंदर जो है एक रिपोर्ट तैयार करके दे कि आखिर उससे किस तरह से फिल्म बनाई गई है और क्या क्या। लेकिन देखिए सुहानी, अब तो कोर्ट ने कह दिया है कि केंद्र सरकार को भी फिल्म पर अपने विचार पेश करना होगा, उसके लिए अब समिति को बनाना पड़ेगा। जी जी, मुस्कान वही बता रहे हैं कि जो उन्होंने एक कमेटी बनाई है, कमेटी में बता दें कि इसमें जो ग्रंथों के जो व्यक्ति हैं उनको भी जाकर उससे किसी तरह से अपनी बात रखना होगा कि आखिर क्या रामचरित मानस और जो आदि धर्मों के लोग हैं उन्होंने भी जाकर सम्मति देना होगा कि क्या हमारे जो भगवान राम के चरित्र है और जो हमारे धर्म है क्या उनके अनुसार जो आदि पुरुष फिल्म बनाया गया है। और ये जो सहमति है वो हाईकोर्ट ने मांगा है और साथ में ये भी कहा है उन्होंने कि जो निर्माता निर्देशक और जो लेखक है वो भी आकर अपनी बात को स्पष्ट करे। और ये अब बता दें 27 जुलाई को उन्होंने ये दे दिया है, तो लगातार जो है अब बता दें आदि पुरुष पे अब फिल्मों के बाद जो निर्देशक निर्माता है उनसे भी तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। तो साथ ही कहा जा रहा है कि इसमें जो भगवान सीता का जो माता सीता का रोल है और जो विभीषण की पत्नी का जो रोल है कहीं ना कहीं बहुत ही खराब तरीके से दिखाया गया है और उसे लेकर जो जनता है उसमें आक्रोश देखा जा रहा है। उनका साथ ये कहना है कि हमारे धर्मों के अनुसार छेड़छाड़ करने, हम इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का आखिर इनको हक कौन दिया, आखिर इनको बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद सुहानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।